नमस्कार बच्चों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम एसडीएम कैसे बने, किस प्रकार एसडीएम बना जा सकता है 2024 में, इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, मैं जो यूपी पीसीएस की वैकेंसी निकली है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसकी प्रत्येक पोस्ट की डिटेल बता रहा हूँ आपको। तो आज से शुरुआत है। आज सबसे पहली है एसडीएम के ऊपर। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके ये सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं कि कौन सा एग्ज़ाम देना होता है एसडीएम के लिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आयु सीमा क्या चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तैयारी कैसे करें, बुक लिस्ट क्या फॉलो करें। इसके अलावा मैं कुछ स्पेशल जानकारी एसडीएम पोस्ट के बारे में बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उप जिला अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, उप जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला दंडाधिकारी को एसडीएम को इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। बात एक ही है, पद के नाम बस अलग अलग हैं। जिस तरह से डीएम जिला होता है, डीएम जिले का सर्वोच्च अधिकारी डीएम का बस छोटा रूप है, क्योंकि जिले को उपमंडल में बांटते हैं या उपखंड में। तो उपमंडल अधिकारी बोल लीजिए। जैसे डीएम तो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर तो डिप्टी कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी डीएम को तो उप जिला दंडाधिकारी एसडीएम को। इस तरह से भारत सरकार में या किसी भी राज्य सरकार में सबसे भर्ती होने का सबसे बड़ा पद है एसडीएम का। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेटरल एंट्री को छोड़ दीजिए, जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट में लेटरल एंट्री मतलब डेपुटेशन पर आ जाते हैं, उसे छोड़ दीजिए। वरना जो प्रॉपर तरीका है भर्ती होने का, वो सबसे उच्च पद है एसडीएम का, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राज्य सरकार की सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा या नौकरी है वो है पीसीएस एग्ज़ाम। पीसीएस में सबसे बड़ी पोस्ट एसडीएम की। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कौन सा है? यूपीएससी। यूपीएससी में आईएएस, जो टॉपर होते हैं वो आईएएस बनते हैं। आईएएस को भी सबसे शुरुआत में एसडीएम की ही पोस्ट मिलती है। ये बात अलग है कि वो अपनी पहली पोस्टिंग ही बस एसडीएम के रूप में करते हैं, उसके बाद प्रमोशन होता चला जाता है उनका जल्दी जल्दी। लेकिन अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो आप एसडीएम बनेंगे। अब देखिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो आप आईएएस के एग्ज़ाम से भी एसडीएम बन सकते हैं, लेकिन उससे 1-2 साल ही एसडीएम रहेंगे। और अगर पीसीएस देते हैं तो उससे 15-16 साल एसडीएम रह सकते हैं। विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग। अब सबसे पहले अपने डाउट क्लियर करते चलते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो हम आईएएस की बात तो नहीं कर रहे, हम करेंगे पीसीएस की बात। तो पीसीएस का एग्ज़ाम देना होता है ये सभी राज्यों में। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश पीसीएस की वैकेंसी निकली हुई है और मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की, उसका आप फॉर्म भरिए तो एसडीएम की पोस्ट पा सकते हैं। ये डाउट आपका क्लियर होगा। पीसीएस का एग्ज़ाम प्रोविंशियल सिविल सर्विस यानी प्रांतीय सिविल सेवा। जिस प्रकार आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी तरह से पीसीएस प्रांतीय सिविल सेवा। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? तो एलिजिबिलिटी में आपने बीए किया हो, बीएससी की हो, बीकॉम की हो, ये तो है एकेडमिक डिग्री। इसके अलावा कोई प्रोफेशनल डिग्री भी की हो, जैसे बीएड, बीटेक की हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो, बीई, बीसीए किया हो, या एमबीबीएस की हो। एमबीबीएस भी तो बैचलर डिग्री है, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, या एलएलबी की हो। कोई भी डिग्री आपने स्नातक स्तर की हो भारत में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी बीए, सिंपल बीए जिसने किया है वो भी एलिजिबल है, और ज़्यादातर बीए वाले ही बनते हैं। तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, पासिंग मार्क्स का 33%, आप पास होने चाहिए बस। परसेंटेज का इसमें कोई मायने नहीं है। अब देखिए, आयु सीमा क्या चाहिए, यानी एसडीएम बनने के लिए आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। तो आयु सीमा में जो 21 वर्ष से
और 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप यूपीएससी का देना चाहते हैं तो 32 वर्ष है। ये मैंने जनरल कैटेगरी की बताई है। जिस तरह से कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से 40 साल में जोड़ सकते हैं। यानी ओबीसी को जैसे 3 वर्ष का है तो 43 साल हो गई, एससी एसटी को 5 साल का है तो 45 साल, अपनी कैटेगरी के आप हिसाब से जोड़ लीजिए। ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। आप देखिए जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इस पर मुझे बोलना पड़ेगा 2-4 मिनट, क्योंकि एसडीएम की जो जॉब प्रोफाइल है उसे कई घंटे की वीडियो हो जाएगी अगर इस टॉपिक पर बात करें। साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो जो भी काम गवर्नमेंट करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, वो सभी काम एसडीएम के हैं। आपके उपमंडल में जैसे सबसे पहला काम है एसडीएम का कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखना पुलिस के माध्यम से। तो जो पुलिस का डीएसपी होता है, यानी अपने उपमंडल, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि पूरे ज़िले में तो डीएम का काम है। तो उपमंडल में एक ज़िले को कई उपमंडल में बांट देते हैं, जैसे 2 या 3 या 4, तो इतने ही एसडीएम होंगे ज़िले में। जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनका रिकॉर्ड जांचना, वहाँ पर जा कर के, मतलब जितने भी काम हैं पुलिस से संबंधित वो सब एसडीएम के होते हैं। 4 आदमी इकट्ठा ना हो तो धारा 144 लगाना, या किसी भी तरह की परमिशन देना, जैसे किसी को जुलूस निकालना है या सभा या रैली करनी है, उस तरह की परमिशन देना, ये सब एसडीएम का काम है। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा कि वारंट जारी करना, जैसे कोई वस्तु है या किसी को पकड़ने का वारंट जारी, तो वो एसडीएम, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब जो एक तो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज वगैरह होते हैं अदालतों में, उससे अलग है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जहाँ भी एसडीएम का उल्लेख है तो वहाँ पर एसडीएम को शक्ति दी हुई है डायरेक्ट संविधान से। और इसमें क्या है, इसके बहुत कार्य हैं। जैसे कहीं पर जुलूस इकट्ठा हो गया और पुलिस को नियंत्रण करना है उस पर, इतने वहाँ पर कोई मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम मौजूद नहीं होगा। इतने ना तो पुलिस का कितना भी बड़ा अधिकारी खड़ा हो, ना तो वो गोली चलाने का आदेश दे सकता, ना वो हवाई फायर करने का आदेश दे सकता। किस तरह का बल प्रयोग करना है इसका आदेश भी मजिस्ट्रेट ही देगा। इसके अलावा जितने भी लाइसेंस जारी करने होते हैं, लाइसेंस का मतलब जैसे हथियार का लाइसेंस रखना है आपको आर्म्स एक्ट में, या फिर पेट्रोल पंप कुछ भी खोलना हो, या कहीं पर रोड बनना है तो एसडीएम के साइन के बिना रोड नहीं बनेगा। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जो जैसे सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कहीं रेलवे स्टेशन बनना है या कहीं बस अड्डा बनना है, कहीं पर रोड निकलना है, तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए ज़मीन, और ज़मीन का अधिग्रहण होना चाहिए। यानी ज़मीन लोगों को मुआवजा देकर या किसी भी प्रक्रिया से, वो एसडीएम का काम है ज़मीन दिलाना, भूमि अधिग्रहण अधिकारी। या चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के हैं, तो उसमें विधानसभा के में आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर, मतलब पूरी एसडीएम की देखरेख में होगा चुनाव। प्रत्याशी के जीतने की घोषणा भी एसडीएम के द्वारा होगी। एमपी के चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो उसमें एआरओ एरिया रिटर्निंग ऑफिसर, और जो डीएम होता है वो आरओ का रूप करता है। उसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हर ज़िले में तो अपने अधिकारी नहीं बैठा सकता, तो ज़िले में डीएम और उपमंडल में एसडीएम, सभी संगठनों के। और मतलब सरकार की जितनी भी योजना चलती हैं वो धरातल पर पूरी हो रही हैं या नहीं, उसका निरीक्षण करना। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस तरह की पेंशन, इंदिरा आवास योजना है गरीबों के मकान बनाने के लिए। मतलब जितने भी विभाग हैं, 100 के लगभग विभाग होते हैं एक उपमंडल में भी, तो वो विभाग अपना करते हैं काम अलग अलग। जैसे कोई शिक्षा विभाग शिक्षा का काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ का कर रहा है, इंजीनियरों वाला इंजीनियर का कर रहा है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम करते हैं। तो वो सभी डिपार्टमेंट एसडीएम की देखरेख में काम करते हैं।
उन सभी डिपार्टमेंट की मीटिंग भी एसडीएम ही लेता है। और जैसे नगर पालिका है या फिर ज़िले को, हमारे देश का जो प्रशासन होता है वो गांव, तहसील, ब्लॉक या इस तरह से इनके द्वारा संचालित होता है। तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी तहसीलदार और ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये दोनों ही एसडीएम के देख रेख में कार्य करते हैं। यानी एसडीएम हो गया इन सब का। एसडीएम विभिन्न विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा करके एक दूसरे को काम करते हैं। मान लीजिए कहीं पर जैसे बाढ़ आ गई या आग लग गई या कोई प्राकृतिक आपदा कोई और आ गई, तो उसका सारा काम एसडीएम के उसमें होगा कि किसको मुआवजा देना है, सबसे पहले बचाव कार्य वहाँ पर होगा। जितना भी काम आप सोच सकते हैं तो वो सब एसडीएम के उसमें ही होता है। प्रत्येक विभाग में इंटरफियर है एसडीएम का, 100 के 100 विभाग में। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें एसडीएम का इंटरफियर, क्योंकि जैसे कलेक्टर है ज़िले का, तो वो सरकार का प्रतिनिधि है ज़िले में। ये कोई नौकरी नहीं है, वो ये नहीं कि ज़िले को छोड़कर बाहर चला जाए। ज़िले में कोई दुर्घटना होगी तो उसका जवाब कौन देगा। इसी तरह से एसडीएम है। 24/7 की नौकरी है। नौकरी तो नहीं कह सकते, सेवा ही है एक तरह से, लेकिन ये 24/7 अपने उपमंडल को छोड़ कर नहीं जा सकता। जनता दर्शन भी करना पड़ता है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, 2 घंटे। यानी कोई 100 किलोमीटर दूर से चल के आया आपसे अपनी समस्या लेकर के, तो उसकी समस्या सुननी पड़ेगी, तो 2 घंटे ऑफिस में बैठना पड़ता है। लेकिन सारा समय ऑफिस में बैठकर नहीं गुजारा जा सकता। धरातल पर क्या हो रहा है ये जाकर देखना पड़ता है। तो एसडीएम बहुत कम ऑफिस में मिलते हैं, लेकिन 2 घंटे ज़रूर जन सुनवाई के समय पर, यानी जनता दर्शन जब होता है तो 2 घंटे वहाँ पर ज़रूर मिलता है एसडीएम। और जितने भी काम आप सोच सकते हैं, जैसे कर्फ्यू लगाना, लॉकडाउन लगाना, धारा 144 लगानी, ये तो मैं एक विभाग की पुलिस की बात बता रहा हूँ। किसी भी विभाग की, जैसे राशन का है, सब खाद्य आपूर्ति विभाग, इसमें राशन का वितरण हो रहा है, वहाँ पर छापे मारना, कोई कोटेदार कम राशन तो नहीं दे रहा, या कोई मंडी है, मंडी अनाज की, वहाँ पर जाना। शिक्षा विभाग में जैसे कोई स्कूल है, कोई प्राइमरी स्कूल हो सकता है या इंटर कॉलेज हो सकता है, डिग्री कॉलेज हो सकता है, वहाँ पर टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इस बात की जांच करना, वहाँ पर निरीक्षण। हालांकि देखिए एक बात बताऊंगा, एसडीएम जो है वो सस्पेंड कर सकता है अपने ही अधीनस्थ, यानी तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, कानूनगो को और पटवारी को। दूसरे विभाग के किसी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं कर सकता। उसकी रिपोर्ट बना के दे सकता है डीएम को, उसे सस्पेंड करेगा डीएम ही। यानी एसडीएम चला गया कहीं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जांच, जैसे मरीज खड़े हैं और डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उस डॉक्टर को सस्पेंड नहीं करेगा, उसकी रिपोर्ट बना के देगा डीएम को, डीएम सस्पेंड करेगा उसे। और सुविधा इसमें जो प्रोफाइल, मतलब जो भी काम सरकार का है वो एसडीएम के द्वारा होता है। इसके साइन के बिना कोई भी काम सरकार का हो नहीं सकता, बस इतना समझ लीजिए। अब देखिए, मतलब सभी विभागों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, पुलिस विभाग में, जितने भी विभाग हैं सबका निरीक्षण करना एसडीएम का कार्य है। अब देखिए इसकी सिलेबस क्या होता है इसका, तो सिलेबस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। 3 स्तरों में इसकी परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 8 पेपर होते हैं और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, इसमें प्रीलिम्स होगा आपका, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, GS 1 और GS 2, जिसे CSAT बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो GS 1 में 150 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के, 150 प्रश्न 200 नंबर। GS 2 में 100 प्रश्न 200 नंबर। 1/3 की होती है नेगेटिव मार्किंग। और GS 2 में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन ये सब आता है, और ये सब होता है क्वालिफाइंग।
यानी इस पर मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी जीएस पेपर 1 पर, इस पर बनेगी मेरिट। अब पूछे इसमें आता क्या है, देखिए इसमें 7 टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस यानी जनरल साइंस, और करंट अफेयर्स और यूपी की जीके। इसके 150 प्रश्न होते हैं। जितनी भी आप बड़ी परीक्षा में बैठेंगे उसमें जीएस का ही रोल है, उसमें मैथ, रीजनिंग ये सब नहीं आता, तो इसमें आएगी जीएस। अब इसके बाद जो मेंस की परीक्षा होगी, इसमें होंगे आपके 8 पेपर। सबसे पहला हिंदी का, दूसरा एसए का, 4 पेपर होंगे जीएस के, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5 और जीएस 6। ये 4 पेपर तो हैं जीएस के यानी जनरल साइंस के। जैसे पहले में इतिहास भूगोल है, दूसरे में राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र, तीसरे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चौथे में इथिक्स का पेपर है। ये जो 5 जीएस पेपर 5 और 6 हैं, ये पहले होते थे ऑप्शनल के पेपर, यानी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता था, उसके 2 पेपर, लेकिन पिछली बार से इसे हटा दिया गया है। तो ये होंगे आपके यूपी के संदर्भ में प्रश्न पत्र हैं ये, यूपी जीके जीएस कुछ भी कह लीजिए आपको। हिंदी का 150 नंबर का,